Yes, ma'am. Yes. Yes, Magnetic ma'am. effect of the current, and today we are going to revise this for a quick revision. What we have to learn it for the board exams. So, what are the main questions to be answered? The main questions which we are supposed to answer is one. What happens when a magnetic needle is kept near the current carrying wire? एक मैग्नेटिक नीडल को मैं एक करंट कैरिंग वायर के पास में रख दूं तो क्या होगा उसका? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द कंडक्टिंग वायर? अरे कंडक्टिंग वायर करंट क्रिएट करेगा तो उसकी बिहेवियर किस प्रकार से होगा? मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर करें, उसकी यूनिट क्या है? क्या इसको मेजर करने के लिए कुछ लॉज हैं जिसकी मदद से हम लोग इसको मेजर कर पाए? ये सब क्वेश्चन को हम लोग आज सवालों का जवाब देंगे। तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस स्टडी में। हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, करंट कैरिंग वायर्स। इस चैप्टर का एक मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट का, इसका अगर मैं बोलूं कि जो पूरा एक जिस्ट क्या है ना, तो इस जिस्ट को मेरे को समझानी है तो मैं क्या करूंगी, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कैसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख दूं, जैसे क्या इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या रख रही हूं उधर, मैं इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूं, प्रोटॉन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रही हूं, या किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रख रही हूं, या करंट कैरिंग वायर को ही मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूं, क्या होगा? क्या चार्ज पार्टिकल को तुम एक्सेलरेट कर सकते हो टू हाई एनर्जी साइक्लोट्रॉन? भले इस बार का कोर्स पे वो हट गया है लेकिन इसकी थ्योरी है। वेलोसिटी सिलेक्टर इसी में भी आता है। करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर बना से यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। तो ये एमीटर, गैल्वेनोमीटर किस प्रकार से बनता है, ये सब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टेड प्लीज से यस। यस Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. बहुत यस Yes, आ रहा ma'am. है, आप लोग का माइक ऑन रखिएगा। या तो सबसे पहले हम आते हैं ऑस्ट्रिच सैप की कहानी के ऊपर। ये बहुत पुरानी कहानी है, इसलिए आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि उन्होंने क्या किया था, एक वायर ले ली थी। हाँ, एक वायर को लिया और वायर को लेकर के किसी स्टैंड के ऊपर या टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया और इस पर तार से जोड़ दिया और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। की है, गलती से एक मैग्नेटिक नीडल टेबल के ऊपर में रह गया, वायर ऊपर से जा रहा है। तो इन्होंने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो क्या पाया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। तो इन्होंने बोला अरे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई मैंने मैग्नेट वैग्नेट रखा ही नहीं, तो इसमें क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है? ध्यान से देखा, ऑफ किया तो इसका डिफ्लेक्शन बंद, फिर ऑन किया तो डिफ्लेक्शन चालू, फिर उल्टे दिशा में करंट को इस पे घुमाया तो डिफ्लेक्शन अलग टाइप के होने लगे। तो ये ऑर्स्टेड सैप का क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। और पता है इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया। राइट मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, भले ये कहने को बहुत ही छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट ने बताया, पहले हम मानते थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग सी चीज होती है ना, मैग्नेटिज्म एक अलग सी चीज होती है। मैग्नेटिज्म अगर प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक मैग्नेट से, नेचुरल मैग्नेट्स होते थे, उस नेचुरल मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे और उसी से मैग्नेटिक नीडल से हम लोग मेजर करते थे, नेचुरल मैग्नेट्स हुआ करते थे। लेकिन कभी नहीं सोचा था ऑस्टिट से पहले कि भैया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ये बात नहीं सोचा था। ये इनकी डिस्कवरी है, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा बताएंगे। तो हमें बताया कि कोई भी मैग्नेट होता ना, ये परमानेंट मैग्नेट है। अगर कोई परमानेंट मैग्नेट होगा तो उस परमानेंट मैग्नेट्स में क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पोल के तरफ चली जाती है, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ पोल पे होता है ना, ऐसा सबसे बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने कई जगह से बताया। लेकिन यही चीज, magnetic field is the space around the current carrying conductor or the space around the magnet in which the effect can be felt। मैग्नेटिक फील्ड को पूछेंगे लोग कि भैया क्या है, मतलब जहां पर मैग्नेटिज्म अपन को समझ में आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है।
कहाँ पाया जाता है, ये सवाल उठता है मन में। तो बोलेंगे मैग्नेट के आसपास। खेले हैं भैया हम, पता है हमें। छोटे छोटे मैग्नेट लेकर के बचपन में हम 10 रुपए का मैग्नेट, 20 रुपए का मैग्नेट खरीद लेते थे और दिन भर यही काम था, दोपहर से लेके शाम हो जाती थी, है ना? नहीं किए कभी? खरीदे नहीं, पा गए होंगे कहीं पर, वट एवर इट इज, राइट? किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा 10-20 रुपए में। तो ये मैग्नेट मिल गए तो कितने लोगों ने बिताया बताइए सुबह से लेके शाम तक? एक मैग्नेट को लिए, उसको रिपेल करवाया, ट्रैक करवाया, रिपेल करवाया, ट्रैक कराया, 2 मैग्नेट चिपकाए, 3 मैग्नेट चिपकाए, तब मैग्नेटिज्म का खेल कितने लोगों ने खेला? चलो, इट इज मी, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। हाँ, या नोबडी प्लेड इन द बैच, बट यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग सब कोई खेले हो रे? हाँ खेले है ना। तो ये लोग देखिए अब चैट बॉक्स में धीरे धीरे लिख रहे हैं कि यस, हम सब ने खेला और हमारे लिए टोटल टाइम पास का कहानी था। लेकिन ये है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, दीज आर ऑल नेचुरल मैग्नेट्स। एंड हाँ, स्पीकर का मैग्नेट मिल जाता था, जो मिल जाके आता था स्पीकर का मैग्नेट, जो मैग्नेट मिल जाए, राउंड वाला मैग्नेट, गोला वाला मैग्नेट, है ना, और अपने पास स्क्वायर वाला, हाँ लंबा वाला मैग्नेट, सब प्रकार के मैग्नेट, सिलेंड्रिकल वाला मैग्नेट। हाँ 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 हाँ, कहाँ पर खेलते थे तुम लोग? हाँ, सिलेंड्रिकल वाला मैग्नेट, दोनों को अजीब सा, दोनों को एक साथ फेंक दो। यस 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 यस, 20-20 रुपए में चाइना मार्केट। यस, गुड। सो एवरीबडी हैज स्टडीड, बट दिस वाज द मैग्नेट, राइट? सो दीज मैग्नेट्स आर आल्सो मेड, right? So how this magnet is made? And now I'm going to tell you that you must be also knowing it, that if there is a current carrying wire, उस करंट कैरिंग वायर में उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। चारों तरफ हम देखेंगे कि देखो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड का थंब पे ऐसे होल्ड कीजिएगा, जो थंब है ना, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो गोला गोला बना है ना फिंगर्स, तो वो दिखा रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वायर है, तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, राइट? तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का है। डायरेक्शन की बात करें तो वह स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो बोले उसके गोल गोल मिलेगा, राइट? ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और a magnetic field density at a point is said to be 1 Tesla if the 1 coulomb charge is moving at right angles. So ये मैं definitions अभी नहीं बोलूंगी, 1 टेस्ला, बस इतना जान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है ऐसा यूनिट में, तो हम कहेंगे 1 टेस्ला। हम 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे, और इसकी छोटी यूनिट भी होती है, हम बोलेंगे 10 to the power of 4 गॉस, दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला। अगर छोटा मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो हम गॉस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अभी मेजर कैसे करें? सवाल ये उठता है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नियम हैं, वो वेरियस साइंटिस्ट लोगों ने ना अलग अलग टाइम पर अलग अलग लॉज को निकाला था, ठीक है? वो क्या लॉज हैं जरा हम देखते हैं। प्लीज वेट स्टूडेंट्स, मैं अभी अपना ये बायोट-सवर्ट लॉ बनाते हैं, है ना? तो 2 साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सर्वट, इनका नाम बायोट एंड सर्वट लिखते हैं, इनको प्रोनाउंस कुछ और तरीके से करते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, लिखना आपको बायोट सर्वट है, राइट? बायो सर्वर कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी नाम है उनका। तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया। एक्सपेरिमेंट्स किसके लिए किया? तो एक करंट कैरिंग वायर लिया, स्ट्रेट नहीं लिया, इन्होंने स्ट्रेट वायर जरूरी नहीं समझा, इन्होंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट, बोलिए। करंट कैरिंग एलिमेंट से हम ये समझते हैं बच्चों कि इसमें करंट का एक छोटा सा भाग, करंट का एक छोटा सा भाग, इस भाग से अगर हमें इस पॉइंट, थोड़ा इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना? यस। तो अब यहां से प्रोड्यूस होगा, हमने ये पॉइंट पर निकालना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कितनी पड़ रही है, ये पॉइंट कहां पर है, तो इसे डिफाइन करना जरूरी है। भैया कहां पर पॉइंट ले रही हो तुम? तो बोले वायर से जो इसकी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ले रही हूं मैं r डिस्टेंस तक। मैंने जो टुकड़ा है ना मेरा एलिमेंट्री वाला,
इस एलिमेंट्री वाले से उठाया और पी तक का स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये आर बन गया। तो ये भी पूरी तरह से डिफाइन थोड़ा ना किया। ये वायर और ये आर के बीच में का एंगल भी हमें पता होना चाहिए। लेट मी कंसीडर दैट दैट इज इक्वल टू थीटा। तो हम लोगों ने यहां देखा था कि चलो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, तो वो जो हमने लॉ देखा था, राइट हैंड थंब रूल, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक राइट हैंड में पकड़ लिया, थंब को रखा, उसको बताया कि वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसके चारों तरफ जो गोल गोल फिंगर्स आ रहे हैं, तो फिंगर्स आने पर जो फिंगर्स की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट का डायरेक्शन किसका बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। अब चलो सबको अपने अपने हाथ में, राइट हैंड में, चलो इस वायर को पकड़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और स्क्रीन पर आप लोग सबको अपना हाथ रखिए, मुझे नहीं दिख रहा है, रखे रे बच्चों, रख लिया? यस, सबको रखे, राइट हैंड को रखिएगा। तो आप उस पॉइंट पी पर अपने फिंगर्स को लेके जाइए। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की बाहर? अंदर, बोर्ड के अंदर, राइट। सो बोर्ड के अंदर है, तो इसकी दिशा हम कैसे दिखाएंगे? तो बोले ऐसे, क्रॉस, अंदर गई बाबा। तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया और पाया क्या? इस छोटे से वायर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये छोटी सी ही तो बनेगी, डायरेक्शन पता है अंदर, राइट? अब बता रहे हैं कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो बोले ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ये डिपेंड करती है हमारी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कितना लंबा है वायर डीएल के ऊपर, और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? ये जो थीटा है ना हमारा, उसका साइन थीटा और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। मतलब अब सब कुछ बनाया तो हमको क्या मिला? dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के की वैल्यू निकाली उन्होंने, तो के की वैल्यू पाया, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिटिविटी, राइट? दैट इज म्यू नॉट फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब मीडियम कुछ नहीं है ना, वैक्यूम रखा हमने, एयर रख लो चलेगा, एयर में और वैक्यूम में कोई खास मैग्नेटिज्म का फर्क नहीं होता, तो इसलिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ले लिया, और इसकी भी वैल्यू भी मालूम है, लिखती हूँ मैं वैल्यू, और यहाँ पर हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्ट लॉ को हमने इसके वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहिए, है ना? क्योंकि कोई भी चीज अगर वेक्टर है तो हमें उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो मौजूदा वेक्टर जो भी है उस वेक्टर को लेना पड़ेगा। म्यू नॉट इंटू आई, आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे क्या क्या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमने बोला लेंथ, नहीं लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस है, दैट मींस यहां से लेके वो भी तो आर, आर मतलब मेजर करने के लिए, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वो। तो हमने लिखा dl क्रॉस r और डिवाइडेड बाय r क्रॉस। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो मेरा r है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, क्या ये r, ये यूनिट वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको लिखने का तरीका जो है ना वो अलग हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूं उसको भी। तो आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, फिर अगर हमने लिखा dl क्रॉस r वेक्टर लिखोगे तो ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ r क्यूब हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कि क्या r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ना ना ना, क्यों ऐसा लिखा मैंने? हाँ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, बस उस वैल्यू को लिखा। प्रोपोर्शनैलिटी तो अभी भी r स्क्वायर है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तुम और मैं चेंज नहीं कर सकते, है ना? इतना तक का क्लियर? तो राइट सी इन योर कमेंट बॉक्स फास्ट। Yes, ma'am. So direction of the magnetic field, it will be either given by the screw rule or you apply a general formula, है ना? देखो बेटा, c वेक्टर हमें वेक्टर में सिखाया गया था ना 11th में, क्या सिखाया गया था? c वेक्टर अगर है तो दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b। अगर अपन को मिल गया c वेक्टर ऐसा मिला कि a क्रॉस c से मिला, तो मुझे पता है ये जो c होता है ना वो a के परपेंडिकुलर होता है, और जो सी वेक्टर है ना वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सी वेक्टर होता कहां पर है? तो हमने कहा दो वेक्टर्स लिया गया ए और बी,
और मैंने अपनी हाथ को, राइट हैंड को इस पे रखा और अपना हाथ को ऐसे करके मोड़ के लेके गई बी तक, तो मुझे पता है कि ये जो मेरा थंब है इंडिकेट करेगा मेरा डायरेक्शन ऑफ द सी। सो यहाँ पर बाहर आ रहा है, और अगर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो वो अंदर जा रहा है, राइट। दिस इज द वे हाउ आई गिव द डायरेक्शन। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू लगाइए, ए से बी की ओर घुमाइए, जहां आपका स्क्रू जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ सी हो जाएगा, right? This is what I have got according to the right hand screw rule. We will say कि we are going to find out the magnetic field due to a straight wire carrying current, and we are going to apply a law we have already studied, and this law is what? This law is the magnetic field due to a straight current carrying wire. राइट अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पर बनती है और कितनी बनती है, ठीक है, ये हम देखेंगे। हम बच्चे लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मेरे पास एक लंबी सी वायर है, कितनी लंबी मुझे नहीं पता, और वो स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट वायर के कहीं पर तो कोई पॉइंट है P, है ना, ये पॉइंट फिक्स्ड है, और इस पॉइंट से वायर तक का मुझे डिस्टेंस निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो हमने कहा चलो यहां से लेकर के यहां तक का ऐसे डिस्टेंस बनाया, और ये डिस्टेंस फिक्स है ना, तो A लिख ले। तो इस पर, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। डायरेक्शन क्या होगा जरा बताएं? इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, राइट हैंड में पकड़ो इसको, है ना, थंब को इंडिकेट करो, बोलो करंट कहाँ इस तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, आई जा रहा है, और मुझे पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर इधर ऐसे बनेगा। यही पॉइंट अगर इधर होता तो उतना ही दूरी पर ऐसे होता, है ना। तो अच्छा चलो इस पे निकालते हैं, कौन कौन इस पर असर करेगा, कौन कौन असर करेगा? तो बोले इस पे जितने डीएल बन सकते हैं इन्फिनिटी वाले, सारे लोग अपना अपना असर उस पॉइंट पर दिखाएंगे, दिखाएंगे ना। देखो ऐसे डीएल मैंने बनाया, ऐसे छोटे 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 कई सारे डीएल्स बना लो, और जितने सब में करंट फ्लो हो रहा है, और सब में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस डीएल की वजह से इधर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर अगर वो डीएल रहेगा तो उसकी वजह से भी बनेगा, हर पॉइंट अपना 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 असर दिखाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कायदे से क्या करना चाहिए बोलिए? मैंने एक की वजह से निकालती हूँ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमको क्या मान के चलना है, तो बोले यार इन दोनों के बीच में का जो एंगल तुम्हारे थियोरी के अनुसार मिलना चाहिए थीटा, और डिस्टेंस ये वाला ए है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि मुझे करंट तो मालूम ही है, करंट यूनिफॉर्म है, आई फ्लो हो रहा है वायर से में। अब मुझे पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो बायोट-सावर्ट लॉ को लगाना होगा। इस छोटे से पार्टिकल का, यहां पर लिख रही हूं, यहां से शुरू कर रही हूं मैं, तो इस छोटे से एलिमेंटरी पार्ट ऑफ द वायर डीएल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम बोल रहे हैं फील्ड ड्यू टू स्मॉल elementary part of the wire। इसकी वजह से एक छोटा सा डीबी बना, और इस डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार μ0/4 I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो हमने क्या देखा, ये थीटा है, ये dl है, और ये r है। पॉइंट चेंज कर, पॉइंट को चेंज कर, हाँ, इस पॉइंट को मैंने ले लिया यहाँ का पॉइंट, आपको बाद में मिटा के दूंगी, यहाँ पर इस पॉइंट को ले रही हूँ, और यहाँ से मैं डिस्टेंस को ले रही हूँ r, यहाँ तक का स्ट्रेट डिस्टेंस। डिस्टेंस बदला, एंगल छोटा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, समझ गया ना, हाँ, तो तकलीफ हो जाएगी। तो अब हम लोगों को पूरे वायर को निकालना है, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर, P पर।
तो हमें करना क्या चाहिए भाई, b पाने के लिए इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग करना है तो b b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a2 से b, वायर का लंबाई जो है वो a से लेकर के b तक का है, और हमने a to b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इंटीग्रेट मुझे करना है। इंटीग्रेट करने के लिए देखो dl वेरिएबल एक, दूसरी वेरिएबल मेरे पास कौन सी आ गई, दूसरी वेरिएबल मेरे पास आ गई थीटा, r एक वेरिएबल है, l एक वेरिएबल है, सारे वेरिएबल्स। मेरा मेन मकसद, मैं इन सब वेरिएबल्स को एक साथ लेकर के इंटीग्रेट नहीं कर सकती। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इस सारे इंटीग्रेशंस को लेने के लिए मुझे वी हैव टू राइट ऑल दिस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल में मुझे अगर लिखना है तो क्या करूं, इसको लिखने के लिए एक काम हम करेंगे कि ये वाली जो एंगल है ना, कहां आ गया वो, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैंने थीटा की जगह फाई ले लिया। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे, जैसे ये वाली पूरी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया l, उसी का पार्ट तो है dl, तो l और tan थीटा की वैल्यू बताइए मुझे, tan थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को इस डायग्राम में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी l बाई a। तो अगर मुझे L लिखना हो तो मैं L को क्या लिखूंगी बच्चों, L इज इक्वल टू A बाय L क्यूब, परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रायंगल ये है बच्चा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सो L की वजह से क्या लिखूंगी मैं, A tan थीटा, नहीं ये वाला फाई है, A tan फाई। तुमने ये थीटा को ले लिया होगा बेटा, ये फाई ले रही हूं मैं, है ना, ओके ये tan फाई को ले रही हूं। अब डिफरेंशिएट करते है ना, देखो L इज इक्वल टू A tan फाई। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट किए तो dl बाई डी फाई इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई, तो dl की वजह से क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर फाई डी फाई लिखेंगे बच्चा, है ना, dl को यही छोड़ा, फाई को यहां लेके चले गए। समझ में आ गया, अरे बेटा ये साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई आर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस फाई, हाँ या नहीं, तो r की जगह क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू a बाई कॉस फाई, यानी r को लिख दिए a sec फाई। अरे अब सब आ गया मेरे पास ना, देखो l की जगह a tan फाई, dl की जगह a sec स्क्वायर फाई डी फाई, और r की जगह a sec फाई, तो सब कुछ को फाई में लिख लिया। तीन अलग अलग वेरिएबल्स थे और इन सब वेरिएबल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फाई में। अब फाई है क्या, जहां जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, वहां से A तक और ये R के बीच का एंगल एक ही वेरिएबल है, वैरी हो रहा है वो, ऐसा नहीं कि वैरी नहीं हो रहा, वो वैरी हो रहा है। तो अब मैं इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखूंगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बाहर आ गया। साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया कॉस फाई। फिर अपने पास में dl था, तो dl की जगह मुझे क्या लिखना था, a sec स्क्वायर फाई टी फाई लिख दिया। r स्क्वायर, r की जगह मुझे क्या लिखना था, a sec फाई, तो a sec फाई की जगह a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, राइट। और हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर था नीचे और a था, तो a और a स्क्वायर में से a बच गया, कांस्टेंट है वो, है ना, sec स्क्वायर फाई sec स्क्वायर का फाई कट गया, cos फाई डी फाई बच गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है, तो मैंने कहा एंड ऑफ द वायर का लेते हैं। हाँ, हम जाते हैं और हम एंड ऑफ द वायर से लेते हैं। तो एंड ऑफ द वायर कहां से कहां तक लेंगे, एंड ऑफ द वायर ए से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंसेस को लेंगे, और वैसे ही इधर से यहां तक का अपन डिस्टेंसेस को लेंगे, राइट। अब ये दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद ये जो वैल्यू है इधर की फाई को लेंगे और इधर की फाई लेंगे, डिस्टेंसेस फिक्स्ड, इसका मतलब एंगल भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो हमें क्या लेनी है, ये जो हल्का सा एंगल ले लेती हूं मैं, 1 मिनट, राइट, ये पूरे जो एंगल है ना, हाँ, को अलग लूंगी और ये वाली एंगल को मैं अलग लूंगी, राइट। तो एक एंगल मेरा इस तरफ वाला
इसको मैंने phi1 लिया और ये पूरे एंगल को मैंने phi2 लिया। तो जो इंटीग्रेशन का होना है वो phi1 से लेके phi2 तक होना है, cos phi का होना है। cos phi d phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, और ये एंगल नेगेटिव है बेटा और ये वाली एंगल पॉजिटिव है ना। ये ऐसे मेजर कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट। तो एक एंगल पॉजिटिव हो गई, एक एंगल हमारी नेगेटिव हो गई। तो ये phi1 हो गई और ये phi2 हो गई। तो हमने क्या लिखनी है, साइन ऑफ phi1 माइनस ऑफ साइन phi1, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे दोनों एंड एंगल्स मालूम है तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, कितनी दूरी पे पता करना है तो a, और एंगल लेनी है तो हमको लेनी है साइन phi2 प्लस साइन phi1। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे क्यों ना मैडम यहाँ से क्यों नहीं ले लेते हो, ये भी तो क्या दिक्कत है आपको, हाँ यहाँ ले लो ना, साइन θ1 θ2 ले लो ना। अरे मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं, लो फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a आएगा, या साइन phi2 है तो ये cos phi2 हो जाएगा, cos θ2 हो जाएगा, सॉरी phi2 नहीं होगा, ये θ2 प्लस cos θ1। अगर तुमने ये वाली एंगल को लिया, वायर और डिस्टेंसेस के बीच में का एंगल को लिया तो cos में लिख। अगर पॉइंट से लेकर के एंड तक का जो एंगल है उसको ले रहा है तो साइन में लिख, आंसर सेम है ना। तो आंसर तुम्हारी सेम आनी है। आ गई बात समझ में सबको, है ना। हो गया, प्रैक्टिस कर लूंगा, लिखो प्रैक्टिस कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगी, लिखिए आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स पे। चलो बच्चों, अब मुझे बतानी है हमारे जो मेन जो फॉर्मूला यूज किया ना उसके हमको स्पेशल केसेस को बतानी है। अरे ये स्पेशल केसेस क्या क्या हैं? मैंने तो आपको पूरे वायर के लिए बताया है ना। वायर में क्या हो रहा था, करंट आई हो रहा था। अब मैंने इस वायर का यहां से अलग अलग पॉइंट पे ले लेती हूँ ना, ये पॉइंट P तक लेना है, वायर से P तक का डिस्टेंस A। मैंने कह दिया कि वायर की लंबाई का तो पता नहीं, लेकिन वायर ने इस पॉइंट P पर एंगल phi1 बनाया और ये वाली एंगल तुम्हारी अगर phi2 बनाई, तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट P ये कितने के बराबर होगा, बोलो मेरे साथ साथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। नहीं बेटा, यहाँ पर क्या था, I बाई a था और यहाँ क्या था, साइन phi1 प्लस साइन phi2, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे पहला केस लेना है when point is at end of the wire। ठीक है, जब वायर के एंड पर पॉइंट हो तो कैसे लेंगे, मेरे पास पॉइंट P यहां पर है, राइट। तो आपने कहा कि ये फॉर्मूला लगानी है मुझे, तो ये जो फॉर्मूला जब मैं लगाऊं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कर मैंने इन्फिनिटी पॉइंट है, मतलब ये वायर जो है ना इनफाइनाइट है। कैसा वायर है ये, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब जो लेंथ को मेरे को कंसिडर करना है उसके कंपैरिजन में इसकी लंबी बहुत लाइन, ठीक है। मेरे लिए अगर मैं घर पे बैठी हूं, एक 25 मीटर का लेंथ ऑफ वायर इज इंफिनिटी, राइट। 25 मीटर का वायर है मेरे पास, 25 मीटर बहुत लंबा होता है ना। आप तो बोलोगे मेजरेबल क्वांटिटी है लगाइए, लेकिन मुझे उस वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, ए इज वेरी स्मॉल। तो साइन θ1 या phi1 कितने के बराबर होगा, देखो इस पॉइंट का इस वायर से एंगल कितना है, 0 डिग्री, और वायर 25 मीटर लंबा है, 10 मीटर की दूरी पर मैं बैठी हूं, तो एंड ऑफ द वायर तक का ये जो एंगल जाएगा, देखो यहीं पर देखो करीब करीब 45 के आसपास आ जा रहा है, और लंबा और लंबा और लंबा और लंबा और लंबा। तो ये जो phi2 है वो टेंड्स टू 90 डिग्रीज हो जाता है, टेंड्स टू 90 डिग्रीज। मान के चल सकते हैं कि वो लिमिट्स बोलते हैं ना अपन पढ़े ना, तो टेंड्स टू, तो वो टेंड्स टू हो जाता है। तो बी एट द एंड क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, साइन 0 प्लस साइन 90। अरे साइन 0 तो 0, तो क्या आ जाएगा आई बाई ए, ठीक, राइट। आ गया।
तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, एक फॉर्मूला को याद किया और दूसरा वाला मैंने अपने आप बता लिया, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी अपन को, है ना। अब चलो हमको मिडिल में निकालना है, कहीं पर भी निकालना है, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें से नहीं बता रही हूँ, आपसे पूछूंगी। ये पहले का छोड़ देते हैं, ये हम अपना स्क्रीन ला लिए अलग से। हाँ, ये इस नए से स्क्रीन में आप लोग मुझे बताएंगे। मान लो कि मेरी वायर जो है ना एकदम इंफिनिटी लेंथ वाली है, ठीक, इंफिनिटी लेंथ वाली है। ये इंफिनिटी नहीं दिख रही है आपको, ये देखो, करंट इसमें पूरा फ्लोर है, कितना आई फ्लोर है, और मैंने एक पॉइंट को कंसिडर किया, कहीं पर भी हो सकता है, इनफिनाइट लाइन है तो कहीं भी होगा, तो एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, ये पॉइंट है मेरा P। अब इस पॉइंट P पर मुझे कितना, एक मिनट बेटा, इस पॉइंट पर कितना मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने क्या करनी है, डिस्टेंस कितनी है a, तो मुझे B कितना मिलेगा, तो बोले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, I बाई a तो रहेगा। इस पॉइंट से इस एंड, पहला एंड से एंगल कितना बनाएगा, देखो मैंने कहा साइन 90 बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा, ये भी बनाएगा साइन 90। सो इफ यू हैव गॉट, इफ वी हैव अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बहुत 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 लंबी एक वायर है ना, और उसके पास कहीं पर भी, कहीं बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं तो भी बीच में, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो साइन 91 साइन 91, है ना, तो कितना आ जाएगा, तो फॉर एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, ये आई 1 + 1 कितना हो जाएगा, अरे ये 2i हो जाएगा डिवाइडेड बाय a, खत्म, है ना, अगर वायर इंफिनिटी हुई तो। अच्छा चलो तुम लोग निकाल के बताओ मेरे लिए। मैंने एक स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर में मैं ऐसे करके करंट को फ्लो करवा रही हूँ और ये करंट है आई, तो मुझे यहां पर पॉइंट पर निकालना है, कौन बताएगा बेटा मेरे को, जहां उस पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर निकालना है मुझे, ए बी सी और डी, ये सभी वायर एक ही है, तो एक ही वायर है, तो मुझे ओ पर निकालनी है, तो करंट की वैल्यू आ गई आई, तो मैंने क्या करनी है बताएं, कोई भी एक साइड ले लेती हूँ और इस साइड को लेकर के, हाँ ये साइड को लेकर के ये एंगल को बनाती हूँ, तो ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो तुम बोले हो ये थीटा है वायर और डिस्टेंस के बीच में, तो आप तो बोले थे ना मैडम पॉइंट ले लो, पॉइंट से आर तक का ये एंगल ले लो, ये भी 45 है, ये भी 45 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाथ तो रखो रे यहाँ पर, चलो फटाफट राइट हैंड रखो यहाँ पर, थंब इंडिकेट करना चाहिए आपका करंट को, है ना, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर के अंदर, आउटसाइड, राइट। तो ओ पर जब हम आते हैं तो वायर बीसी की वजह से बाहर, चलो सीडी की वजह से बाहर 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 बाहर, तो ये एक वायर की वजह से निकाल के क्या करना चाहिए मुझे, है ना, बीसी की वजह से प्लस बी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो सीडी की वजह से, प्लस बी जो बनेगा वो एडी वायर की वजह से, और बी जो बनेगा वो वायर ए बी की वजह से। तो हम ये काम कर सकते हैं 4 टाइम कर दे, सब कुछ इक्वल है, तो इसलिए 4 गुना करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम आ रहा है, डायरेक्शन सबका सेम है ना, तो जिसकी वजह से हमने क्या करनी है, तो एक की वायर की वजह से लेंगे, तो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ क्या आएगा साइन 45 डिग्रीज प्लस साइन 45 डिग्रीज, राइट। तो ये क्या बना रहे बच्चों मेरे, 4 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और 1/√2 प्लस 1/√2, तो इट इज 2/√2, 2/√2, इसका मतलब ये √2 कट जाएगा, और हमारे पास में कितना आएगा, 2/√2 रहने देती हूँ, नोट्स में या पता चलेगा आपको कि कहाँ से आया, मैंने काटा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो आपको क्या करना है, जितने भी वजह से बन रहा है ना सबको आपको वेक्टर एडिशन करना है, प्लीज ध्यान रहिएगा, यहाँ पर कौन सी एडिशन तुम्हें करनी है, तो बोले
वेक्टर एडिशन करनी है, क्योंकि आपका ये जो बी है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इतना तो समझ में सबको आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, सपोज वी हैव गॉट अ सर्कल wire which is bent in the form of a circle, and I've got the current which is passing through it, and that is equal to say I. मान लेते हैं कि इसके जो सेंटर पर इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है निकालनी है। तो एक काम में करूं ना, एक छोटा सा पार्ट का वायर ले लूं डीएल, रेडियस तो यहां से लेकर के यहां तक का तो आर है, वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। डीएल और आर के बीच में हमेशा एंगल कितनी बनेगी, ये 90, कोई भी पॉइंट ले लो उतना ही रहेगा। तो एक छोटे से वायर, ये जो है ना छुटकू सा वायर, इस छुटकी से वायर का वजह से मुझे क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्ट, या नहीं तो यहाँ पर आपने एक छुटकू सा वायर का वजह से ले लिया, और यहाँ पर अगर अपन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर ओ पर, तो बायोट-सावर्ट लॉ लगा लो, ड्यू टू एलिमेंटरी वायर कितना होगा बच्चा, है ना। तो आपने कहनी है कि भाई डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहां पर साइन 90 डिग्रीज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट मारते हैं अपन, पूरे वायर की वजह से चाहिए ना, हाँ, ड्यू टू होल वायर, ठीक है। सर्कल का हर एक पार्ट इसको अपना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करके देगा, है ना। सबने अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, और आप देखिएगा इस पूरे में जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ना, वो सब सेंट्रल से ऐसे करके जिस डायरेक्शन में मैंने दिखाई है बाहर की ओर आएगा, राइट। यहाँ पर सर्कल का, एक मिनट बेटा मैं बता रही हूँ, हर एक पॉइंट पर आपको निकालनी है, मैं इसको अभी आगे और बताती हूँ, है ना। तो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अभी मैं बताती हूँ कैसे, ये अभी समझ जाइए कि ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर की ओर आ रही है ना। तो आपने क्या करनी है, जो डीबी लेनी है, और ये डीबी कितने के बराबर होगा, तो म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, 4 पाई इज अ कांस्टेंट, आई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज आल्सो ए कांस्टेंट, साइन 91 होता है, और डीएल ये पूरा लेंथ को लेना है, 0 से लेकर के कितना लेना है, 2 पाई आर, और दैट इज डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है ना। तो ये बी कितने के बराबर होगा, तो बोले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू एल, और ये आ गया मेरा 0 से लेकर के 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू कितना आ गया, 2 पाई आर माइनस 0, है ना। तो कितना आ गया, सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर। तो आपने ये 2 पाई और ये 4 पाई को काटा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से एक आर आर कट गया, तो B due to the circular wire at the center, the magnitude will be equal to mu naught into I divided by 2 times of R. This is the formula. The direction, it will be given as, suppose if you have got a circular wire, the fingers will represent the direction of the current. Fingers will represent the direction of करंट, एंड यहां पर जो थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो व्हाट इज द डायरेक्शन इन योर गेटिंग आउटसाइड। You can actually draw the direction of the magnetic field and exactly find out what will be the direction. At the center, it will be always like outside. If it is a direction, indicate the direction of the current by means of your fingers of the right hand. The thumb of the fingers will indicate the magnetic field in the case of the circular wire. Is this clear? Yes, I think so.